या फिर द्रास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द्रास। ये जो है ये आपका लद्दाख जो यूनियन टेरेटरी है वहाँ पड़ता है। तो सबसे एक तरह से लद्दाख का प्रवेश द्वार भी इसे बोला जाता है। तो द्रास जो है सबसे ठंडा स्थल है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत क्रम निम्न में से किससे संबंधित है? हिमालय पर्वत क्रम जो है वो किस तरह का पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन है या ज्वालामुखी पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, या इनमें से कोई नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा हिमालय कैसा है हमारा, मोड़दार पर्वत है, या आप बोल सकते हैं कि एक बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के अन्य राज्यों से सर्वाधिक सीमाबद्ध है? यानी ऐसे राज्य का नाम बताना है जो अन्य राज्यों से सर्वाधिक सीमाबद्ध है, जिसकी सीमा अन्य राज्यों से जो बहुत ज़्यादा, यानी यूँ कह सकते हैं जो अधिक राज्यों से सीमा बनाता है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा राज्यों से जो सीमा बनाता है वो है हमारा, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को देख लीजिए यहाँ पर। इधर से बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इधर से छत्तीसगढ़ से भी सीमा शेयर करता है, मध्य प्रदेश से भी शेयर करता है, इधर से राजस्थान की बाउंड्री भी टच हो रही है, हरियाणा की भी, दिल्ली की भी, और उत्तराखंड की भी, और थोड़ा बहुत एक पार्ट जो है एचपी का भी, हिमाचल प्रदेश का भी। तो सबसे ज़्यादा राज्यों से जो सीमा बनाता है वो राज्य हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो सही जोड़ा बताना है इनमें से। जैसे असम की राजधानी हो गई दिसपुर, तो ये भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश की हो गई ईटानगर, मणिपुर की इम्फाल सही है, और नागालैंड की जो है कोहिमा है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर की इम्फाल सही युग में है इनमें से। कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात से कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और उधर से मणिपुर हो गया। आइए मैप में देख लेते हैं। तो कर्क रेखा जो है गुजरात के बीचों बीच से, इधर से गुजरात के, और इधर से राजस्थान को टच करता है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और इधर से त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया, और मणिपुर। इस तरह से ये राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो उन राज्यों में से देख लेते हैं कौन सा राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया गुजरात। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मणिपुर, मिजोरम से गुजरती है। मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल राज्य जो है वो गरम मसालों के संवर्धन के लिए जाना जाता है। केरल मसालों के लिए काफ़ी फेमस है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। इनमें से बताना है कि एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो इनमें से जो केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, इनमें से तो त्रिपुरा नहीं है। और एक बात ध्यान रख सकते हैं कि दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली को अब कंबाइन कर दिया गया है, एक ही यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, कंधमाल किस राज्य में है? कंधमाल जो है, कंधमाल काफ़ी फेमस रहा था अभी कुछ टाइम पहले, एक दो साल पहले शायद। जो कंधमाल हल्दी है, कंधमाल हल्दी, इसको जीआई टैग मिला था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला था। तो एक तो ये क्वेश्चन ध्यान रख सकते हैं कि कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला है, और किस किस राज्य का है? तो एक तरह से ये जो है उड़ीसा की है। तो उड़ीसा राज्य में कंधमाल एक तरह से फेमस है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो नॉर्थ स्टेट जो राज्य हैं उनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो इनमें से कौन सा उन 7 बहनों का भाग नहीं है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये तो बिल्कुल नॉर्थ स्टेट के हैं, 7 बहनों के पार्ट हैं। पश्चिम बंगाल इनमें नहीं है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है, तमिलनाडु का समुद्री तट क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेल कौन सी है? तो आर्थिक दृष्टि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेल है वो धारवाड़ सेल है। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न भूसन्नति से हुई है? तो सरल सा है, टेथिस भूसन्नति से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये दर्रे दिए गए हैं, लिपुलेख दर्रा जो है अपने उत्तराखंड से हमने पढ़ा था कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर। तो बाकी सब सही हैं, पहले वाला गलत है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो देख ले, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये माउंटेन रेंज देख सकते हैं। यहाँ से देखिए कंचनजंगा सिक्किम में हो गया, फिर एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा पूर्व से पश्चिम की ओर अगर लगाना है हमें तो कंचनजंगा हो गया, एवरेस्ट हो गया। उसके बाद आगे देख सकते हैं इधर, फिर ये अन्नपूर्णा हो गया, और इसके अलावा कामेट इधर रह गया हमारा, है ना, धौलागिरी इधर हो गया। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये 4 पर्वत श्रृंखलाएं दी गई है। तो इधर कंचनजंगा हो गया नंबर 1, एवरेस्ट हो गया, फिर अन्नपूर्णा हो गया, फिर धौलागिरी हो गया। तो आंसर हो गया हमारा सबसे पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में दून जो है संरचनात्मक घाटियों को कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत के दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। तो बेसाल्ट निर्मित जो लावा सेलों का निर्माण किस युग में हुआ है? तो क्रस्टेशियस युग में हुआ है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा समुद्र तट जो है वो गुजरात राज्य का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तटरेखा सबसे लंबी जो है वो किसकी है? गुजरात की है। अगला प्रश्न, पाल घाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट एक पास है, किन राज्यों को जोड़ता है आपस में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल और तमिलनाडु के बीच में है पाल घाट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं। एक सूची में आपको दोआब दिए गए हैं और एक में नदियों के नाम दिए गए हैं। तो एक में दोआब और एक में नदियों के नाम। तो जैसे सबसे पहला है बिस्ट दोआब और बारी दोआब, रचना दोआब, चाच दोआब। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन्हीं के नाम में छुपा है। बिस्ट का बी से ब्यास, ब्यास और बिस्ट सतलज, ब्यास और सतलज के बीच हो गया बिस्ट दोआब, यानी पहले का हो गया थर्ड। बारी दोआब हो गया ब्यास और रावी के बीच में, यानी रावी और ब्यास के बीच में। रचना हो गया रावी और चिनाब के बीच में, इसका पहला हो गया। और चाज हो गया चिनाब और झेलम के बीच में। तो यानी आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, देखिए बारी का थर्ड था ना, तो पहले का थर्ड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का रावी और चेनाब, डी का फोर्थ, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का चयन करना है। तो यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक साइड हमें दिया गया है उद्गम क्षेत्र और दूसरी साइड में नदियों के नाम दिए गए हैं। तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बेरीनाग सोता, महाबलेश्वर, छोटा नागपुर का पठार। तो जो यहाँ पर जैसे झेलम का उद्गम होता है बेरीनाग सोता से, और छोटा नागपुर का पठार जो है सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा महाबलेश्वर जो है कृष्णा नदी का उद्गम, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो ये सीक्वेंस में ही है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो वो है गोदावरी। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है? गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। तो इसमें देखना है, गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, सही है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी ही है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, ये भी सही है। और हो सकता है कि गंगोत्री की जगह गोमुख हो। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में शायद रीटी लगी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को किया गया। गंडक नदी निम्नलिखित में से किस एक नदी तंत्र से संबंधित है? तो गंडक नदी जो है गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? कौन सी नदी बाएं से नहीं मिलती है? तो इनमें से देखिए गोमती, कोसी, घाघरा सब बाएं से मिलती है, सोन नदी जो है दाएं से मिलती है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध स्थित है, नागार्जुन सागर बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो जो पश्चिम वाहिनी नदी है इनमें से वो जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो वो है ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम वाहिनी है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना जिस नदी पर बनी है वो है, तो हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं,
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? तो इनमें से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का, यानी नॉर्थ का वेस्ट बंगाल आ जाएगा उसमें और बाकी पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया आ जाएगा। तो इनमें से कौन सा उपयुक्त वर्णन दिया है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बहुत फेमस है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु मानसूनी। एक तरह से AW से इंडिकेट करते हैं और ये पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इनमें से कौन सा हिमालयी क्षेत्र है जिसमें वर्षा काल में जो है बाह्य हिमालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो जो उत्तर पश्चिमी भारत है हमारा, उसमें शीतकालीन वर्षा का क्या कारण होता है? तो कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो सरल सा आंसर है दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा। तो भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर मासिन राम, जो विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, स्थित है? इनमें से किस पहाड़ी पर मासिन राम जगह स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खासी पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? इनमें से किस क्षेत्र में होती है? तो सही आंसर है पश्चिमी घाट में, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, और मेघालय में ही वो खासी पहाड़ी है और वहीं जो है मासिन राम स्थित है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। थॉर्नथर्ट के अनुसार ए किस प्रकार की जलवायु है? तो थॉर्नथर्ट ने बताया था कि ए जो है अति आर्द्र जलवायु होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में जैतापुर नाभिकीय संयंत्र स्थापित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जैतापुर, जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है? तो कोटेश्वर बांध तो भागीरथी पर निर्मित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध आ गया फिर से, हीराकुंड जो है महानदी पे। अगला प्रश्न, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में तांबा जो है MP। अगला प्रश्न, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे कम भंडार हैं? तो खनिज संसाधनों के सबसे कम भंडार जो हैं वो कहाँ हैं? नॉर्थ में है, यानी उत्तरी भारत में। अगला प्रश्न, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा संकट से तात्पर्य है कि कोयला तथा पेट्रोल जैसे जो जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा है, क्योंकि ये क्या है, ये समाप्त हो सकते हैं, तो यह जो है ऊर्जा संकट कहलाएगा। अगला प्रश्न है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरा जो है वो एक तरह से कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का अपर रूप होता है हीरा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है जिसके जो है भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो वो है थोरियम। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है प्लूटोनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलाने से होते हैं? तो जो खाने होती है उनमें अधिकतम विस्फोट जो है किसके मिलाने से होता है? तो क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन को मिलाते हैं तो सर्वाधिक विस्फोट होता है एसिटिलीन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड, यानी बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो किसका है? एल्यूमिनियम का है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम स्थापित तेल परिशोधनशाला कौन सी है? तो तेल परिशोधनशाला जो है डिगबोई, और ये जो है असम में। ऐसा भी पूछा गया है एक बार क्वेश्चन कि तेल परिशोधनशाला सबसे पहले किस राज्य में स्थापित की गई। अगला प्रश्न, खेतड़ी किसके लिए सुप्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है बहुत फेमस है, खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न, भारत में खनिज का हृदय क्षेत्र कौन सा है? इसको भारत का खनिजों का हृदय क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं वो छोटा नागपुर का पठार, और हमने पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि जैसे झारखंड है, झारखंड राज्य है, झारखंड है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। तो इन राज्यों में खनिजों की उपस्थिति सबसे ज़्यादा है। तो झारखंड अधिकतर खनिजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहता है। तो सही आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है, सोलर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा को ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है? किस राज्य का अनुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है
न्यूनतम है। तो सही आंसर है हरियाणा। और अब शायद नई जो रिपोर्ट आएगी जनगणना की उसमें शायद हरियाणा ना रहे। हरियाणा में लिंगानुपात में काफ़ी सुधार हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम बताइए। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी। तो सर्वाधिक साक्षरता दर बतानी है। सर्वाधिक साक्षरता दर इनमें से जो है मिजोरम की है और राज्यों में पहले स्थान पे केरला। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में सर्वाधिक लिंगानुपात था। सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 के अनुसार ये भी केरल। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो जनसंख्या में यूपी फर्स्ट है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। निम्नलिखित राज्यों में जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो यूपी हो गया। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है। तो भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74%। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है इनमें से मिजोरम। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 940। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इन राज्यों में बताना है कि सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में कौन सा है। तो इनमें है उड़ीसा। अगला प्रश्न, भारत का निम्न में से कौन सा नगरीय केंद्र विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक है। तो विश्व के सबसे ज़्यादा 10 शहरों की जनसंख्या में जो एक है उसमें मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है। क्या इनमें से जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है। बाढ़ों में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में कमी, प्रदूषण में वृद्धि, वन्य जीवों में अभिवृद्धि। तो वन्य जीवों की वृद्धि कैसे हो जाएगी जनसंख्या वृद्धि से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है, किससे संबंधित है। इनमें से किससे संबंधित है। औद्योगिक क्षेत्रों से, समुद्र तटीय मैदानों से, कम ऊंचाईयुक्त समतल धरातल बनावट, उपजाऊ मिट्टियां और पानी की उपलब्धता। तो जनसंख्या घनत्व यही ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य इनमें से बताना है। तो वो है बिहार। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से जनसंख्या के प्रतिशत से बहुत न्यूनतम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समानांतर फसल का एक उदाहरण है। इनमें से समानांतर फसल का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और सरसों। कौन सा राज्य समूह भाखड़ नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है। तो सही आंसर जो है इसमें वो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो है नर्मदा नदी पे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। इनमें से रबी की फसल नहीं है। तो भिंडी इनमें से रबी की फसल नहीं है। अगला प्रश्न, हॉर्टिकल्चर मिशन पर फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स का क्या उद्देश्य है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ये उपरोक्त सभी, बागवानी को प्रोत्साहन, जैविक खेती, अजैविक खेती सबको प्रोत्साहन देने के लिए ये नॉर्थ ईस्ट हिमालयन के लिए। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किससे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का जन्मदाता हो गया वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया। तो सही आंसर है इसका उच्च पैदावार किस्म, रासायनिक उर्वरक, आधुनिक तकनीकें यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भूमि बंदोबस्त का संबंध है। तो भूमि बंदोबस्त का संबंध जो है वो किससे है, सरकारी स्तर पर जमीन की पैमाइश से है। अगला प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। तो ये क्रांतियाँ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया, ब्लू रिवोल्यूशन हो गया है ना, रजत क्रांति हो। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा जनजाति निवास करती है। तो मुंडा जनजाति जो है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में मुंडा जनजाति निवास करती है। इनमें से लेप्चा जनजाति प्रमुखतया निवास करती है। तो लेप्चा जनजाति जो है वो सिक्किम की जनजाति है। अगला, टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में यानी तमिलनाडु इसका सही आंसर हो गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 का मिलन करना है। तो देखो जैसे थारू जो है, थारू आपका यूपी में पाई जाती है। थारू यूपी में हो गया। तो जाओ कूट भी देख लेते हैं यहाँ से।
थारू हो गई यूपी में यानी ए का 4। और भील, भील हो गई आपकी, भील आपकी राजस्थान में हो गई, 2 का 1। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। और मुंडा हो गई झारखंड, अभी हमने डिस्कस किया था। यानी सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? इनमें से कौन सी आदिम जनजाति है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोरबा। और ये कोरबा जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ का भी कोरबा जिला में ज़्यादातर कोरबा जनजाति पाई जाती है। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो थारू उत्तराखंड पहला ही जोड़ा सही है, बाकी भूटिया, मुंडा मुंडा बताया अभी झारखंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो औंज जनजाति के लोग जो हैं, औंज जो है जनजाति जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास थे इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण सवाल जो यूकेपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सवाल काफ़ी मदद करेंगे। ये आपकी आने वाली भर्तियों के लिए, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो या फिर कनिष्ठ सहायक की भर्ती हो, तो दोनों में ही आपके लिए उपयोगी साबित होंगे ये वीडियो। और इसके बाद जो है ज्योग्राफी का, केवल हमने उत्तराखंड की ज्योग्राफी पहले डिस्कस कर रखी है, आप लोग देख सकते हैं, इसके कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। और इंडियन ज्योग्राफी इस वीडियो में आ गई है। और इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक सेगमेंट बचता है, तो एक वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कर लूँगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं कवर करूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कैसा आपको हमारा ये प्रयास लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके फीडबैक हमें मोटिवेशन देगा और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बने रहिए, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।